नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम सिर्फ कोई साधारण विषय नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि एक बेहद रोमांचक ऐतिहासिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज का हमारा विषय है हिंदी भाषा का विकास और विरासत। शायद आपके मन में यह विचार आ रहा हो कि भाषा का इतिहास जानना आखिर इतना जरूरी क्यों है। तो मैं आपको बता दूं, ये उस भाषा की कहानी है जो सदियों का लंबा सफर तय करके हम तक पहुंची है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आज की इस प्रस्तुति में हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। पहला, इसका भाषाई मूल कहाँ है। दूसरा, इसके विकास के अलग अलग ऐतिहासिक चरण। तीसरा, इसकी प्रारंभिक शाखाएं और क्षेत्रीय बोलियां। और अंत में चौथा, इसका आधुनिक मानक रूप और आज इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। खंड 1, भाषाई मूल। किसी भी भाषा को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया भर की हजारों भाषाओं के इस विशाल जंगल में हमारी इस भाषा की असली जड़ें आखिर कहाँ हैं। तो विद्यार्थियों, इसे थोड़ा ऐसे समझते हैं। मान लीजिए दुनिया की सारी भाषाएं एक बहुत बड़ा, घना और प्राचीन जंगल हैं। इस जंगल में एक सबसे विशाल और पुराना पेड़ है जिसे हम भारोपीय भाषा परिवार यानी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली कहते हैं, राइट। अब इसी विशाल पेड़ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मजबूत शाखा है इंडो आर्यन शाखा। और हमारी हिंदी भाषा बिल्कुल इसी विशिष्ट शाखा पर खिलने वाला एक बेहद खूबसूरत पत्ता या फूल है। इसका मतलब यह है कि हिंदी कोई अकेली खड़ी भाषा नहीं है, बल्कि दुनिया की कई महान भाषाओं के साथ इसका बहुत गहरा पारिवारिक रिश्ता है। अब आते हैं खंड 2 पर, विकास के चरण। अब जब हमें इसकी मूल उत्पत्ति पता चल गई है, तो चलिए इस भाषा की डायरेक्ट वंशावली यानी इसके फैमिली ट्री पर नजर डालते हैं। अगर हम भाषा के विकास को एक फैमिली ट्री की तरह देखें, तो यह विकास क्रम बहुत ही स्पष्ट हो जाता है। इसके पहले चरण में है संस्कृत, जो इस पूरे परिवार की सबसे प्राचीन पूर्वज है, एकदम परिवार की परदादी की तरह। फिर यहां से ज्ञान और ध्वनियों की यह विरासत आगे बढ़ती है और दूसरे चरण में पहुंचती है, जिसे प्राकृत कहते हैं। प्राकृत बेसिकली आम जनमानस की भाषा थी, जिसने इस पूरी विकास यात्रा को थोड़ा और सहज बना दिया। और फिर प्राकृत से भी आगे बढ़कर हम तीसरे चरण पर आते हैं, यानी अपभ्रंश। याद रखिए, कोई भी भाषा रातों रात नहीं बनती है, ये सदियों के बदलाव और परिष्कार का नतीजा होती है। यहां पर हमें अपभ्रंश वाले चरण पर थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अपभ्रंश ही वो स्टेज है जिसे आज हम आधुनिक हिंदी भाषा के डायरेक्ट पेरेंट या सबसे करीबी पूर्वज के रूप में देख सकते हैं। जैसे एक बच्चे में उसके माता पिता के गुण साफ झलकते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आज हम जो हिंदी पढ़ते हैं उसके व्याकरण, शब्दावली और उच्चारण के बहुत सारे मूल तत्व हमें सीधे अपभ्रंश से ही विरासत में मिले हैं। दरअसल यही वो आखिरी कड़ी है जिसने प्राचीन और आधुनिक भाषाओं के बीच एक मजबूत पुल बनाने का काम किया। आगे बढ़ते हैं खंड 3 की ओर, प्रारंभिक शाखाएं और बोलियां। जैसे जैसे भाषा का ये पेड़ बड़ा हुआ, स्वाभाविक सी बात है, इसमें अलग अलग क्षेत्रीय शाखाएं भी निकलनी शुरू हो गईं। अपने शुरुआती या कहें रचनात्मक काल के दौरान, जब ये भाषा अपना आकार ले रही थी, तब ये कई अलग अलग शाखाओं में बंट गई। उस समय इसे कई नामों से जाना जाता था, जैसे हिंदवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा और अवधी। सूरदास और तुलसीदास का नाम तो हम सभी ने सुना ही है। ब्रजभाषा और अवधी ने मध्यकाल में हमें इतना समृद्ध और अद्भुत साहित्य दिया है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। और सच कहूं तो ये अलग अलग बोलियां कोई कमजोरी नहीं थीं, बल्कि ये इस बात का पक्का सबूत था कि ये भाषा अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के दिलों में कितनी गहराई से अपनी जगह बना रही थी। अब अगर हम इतिहास के इस पूरे स्केल को देखें, तो ये वाकई हैरान करने वाला है। ये पूरी विकास यात्रा लगभग 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच शुरू हुई थी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज हम जिस भाषा में बात कर रहे हैं, उसकी नींव 1000 साल से भी पहले रखी जा रही थी। सोच कर देखिए। और फिर ये यात्रा कई सदियों तक अलग अलग बोलियों और ऐतिहासिक बदलावों से गुजरते हुए आखिरकार 20वीं शताब्दी में अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव यानी वर्ष 1950 तक पहुंची। और इसी के साथ हम आते हैं हमारे आखिरी हिस्से खंड 4 पर, आधुनिक मानक और स्थिति। चलिए अब इस भाषाई विकास के सबसे ऊंचे शिखर और इसकी आधिकारिक मान्यता पर चर्चा करते हैं। देखिए, अभी हमने ब्रज, अवधि जैसी कई शाखाओं की बात की थी, राइट। लेकिन जब आधुनिक युग में हमें पूरे देश के लिए एक मानकीकृत या स्टैंडर्ड रूप की जरूरत पड़ी, तो इस आधुनिक मानक हिंदी ने अपनी जड़ें मुख्य रूप से खड़ी बोली में मजबूत की। ये वही खड़ी बोली है जो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बोली जाती थी।
आज हम शिक्षा, साहित्य और मीडिया में जिस स्पष्ट और व्यवस्थित हिंदी का उपयोग करते हैं ना, उसका बेस यही खड़ी बोली है। ये समझना सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक छोटे से क्षेत्र की बोली विकसित होकर पूरे राष्ट्र के संपर्क का इतना बड़ा माध्यम बन गई। तो आखिरकार 7वीं शताब्दी से शुरू हुई ये लंबी, शानदार विकास यात्रा अपने सबसे बड़े और ऐतिहासिक मील के पत्थर तक पहुंच ही जाती है। वर्ष 1950 में हमारे नवगठित भारतीय संविधान ने आधिकारिक तौर पर हिंदी को राजभाषा का बेहद प्रतिष्ठित दर्जा दे दिया। और विद्यार्थियों, ये सिर्फ कोई कागजी या प्रशासनिक फैसला नहीं था, ये सदियों के उस भाषाई विकास का एक बहुत बड़ा सम्मान था जिसने इतने सालों में लाखों लोगों को एक सूत्र में बांध कर रखा था। तो इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा और विचार करने वाला प्रश्न छोड़ना चाहती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि संस्कृत की ये गहरी, प्राचीन जड़ें भविष्य में हमारी आधुनिक भाषाओं के विकास को कैसे आकार देती रहेंगी? क्योंकि देखिए, भाषा कभी रुकती नहीं है, यह तो एक बहती नदी की तरह है। जैसे कल इसने प्राकृत और अपभ्रंश को जन्म दिया था, वैसे ही आज की हमारी ये आधुनिक हिंदी भी तकनीक और ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में लगातार बदल रही है, नई चीज़ें सीख रही है। ये सोचना ही अपने आप में अद्भुत है कि हमारी ये ऐतिहासिक विरासत आने वाली पीढ़ियों के संचार को कैसे प्रभावित करेगी। इसी विचार के साथ मैं आज की ये कक्षा यहीं समाप्त करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के सफ़र से आपको हमारी भाषा की जड़ों को समझने का एक बिल्कुल नया और ताज़ा नज़रिया मिला होगा।